खून की नली ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से डैमेज होकर के रप्चर हो सकती है, तब हार्ट अटैक की शुरुआत हो जाती है। अगर दुनिया में 10 मौतें हो रही हैं तो उसमें जो प्रमुख कारण है वो सर हार्ट डिजीज का है। पूरे दुनिया के सबसे ज्यादा मौत जो हार्ट अटैक से होते हैं वो भारत में होते हैं। इस हार्ट अटैक को निर्माण होने के लिए कई सालों से अंदर षड्यंत्र हो रहा था। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों अलग है क्या? एक स्टेशन जो है वो हार्ट अटैक का है, तो उसका लास्ट स्टेशन जहां पे ट्रेन खत्म होती है वो होता है कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट। एक बार सर डॉक्टर ही बहुत डरा देता है और कहता है कि भाई आप तो एटम बॉम्ब पे बैठे हो। लेकिन अगर किसी को हार्ट अटैक आने वाला है तो कौन कौन से सिम्टम प्रायर लेवल पे आप डायग्नोस हो जाते हैं? कई बार ये साइलेंट हार्ट अटैक्स भी आजकल आते हुए दिखाई पड़ते हैं। कई बार नींद में हो जाते हैं, कई बार लोग चलते चलते गिर पड़ते हैं। लेकिन क्या सर ईसीजी की रिपोर्ट सही आने के बाद भी हार्ट अटैक का कोई चांस रहता है? अगर हार्ट अटैक अभी चालू नहीं है तो मेरा ईसीजी नॉर्मल आ सकता है। सर ये भी लोग कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर वालों को हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। हार्ट अटैक आने से पहले ब्लड प्रेशर काफी दिनों से लगातार बढ़ता हुआ अपने को दिखाई पड़ता है। हार्ट अटैक जो आता है वो खून की गुत्थी के वजह से आता है, ब्लड क्लॉट की वजह से आता है। खून के नली के दीवारों में उतनी ताकत नहीं है ब्लड प्रेशर सहन करने की, तो वो ब्लड वेसल पूरी की पूरी वहीं पे रप्चर हो जाएगी। माधव बाग कैसे ट्रेन करता है दिल को, दिल के मरीजों को? इस ट्रेनिंग को मेडिकल भाषा में कहते हैं VO2 मैक्स। कि किसी आकस्मिक, किसी इमीडिएट कंडीशन में भी, अर्जेंसी में भी आप वैसा कर सकते हैं जो एलोपैथी करती है। आपके ब्लॉकेजेस 90-100% भी रहे तो भी यू कैन रिवर्स इट विथ नॉर्मल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो सर दिल की धमनियों की ब्लॉकेज आयुर्वेद से खुल सकती है वो बिना ऑपरेशन? ब्लॉकेज निकालने की प्रोसीजर थी क्या एंजियोप्लास्टी? तो नहीं। नॉन वेजिटेरियन या फिर वेजिटेरियन किसको ज्यादा खतरा है हार्ट अटैक का? रेड मीट ये जो होता है ये सबसे ज्यादा घातक होता है। कोलेस्ट्रॉल ये आपका दुश्मन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल ये आपका दोस्त है। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स सर बहुत खतरा है दिल को इनसे। तो अब समय आ गया है उस दूध को डिवोर्स देने का, डिवोर्स देने का, डिवोर्स देने का। बैठे बैठे ही हमारा हार्ट रेट अगर 100 के ऊपर है, दिस इज एन अलार्मिंग साइन। पे हार्ट ने हाथ जोड़ दिए, वो बोल रहा है अब मैं इसके आगे आगे खींच ही नहीं सकता हूं, मैं गिव अप कर रहा हूं। आप हमको 3 महीनों का समय दे दो, 3 महीने में आपको काम करा के दे देता हूं। मुझे मेरे डैडी को सॉरी बोलना है कि मैं उनकी मदद नहीं कर पाया था, बाकियों की मदद जरूर करूंगा। धड़कन होकर दिल से साजिश करता हूं और फिर जीने की फरमाइश भी करता हूं। हम कई बार कहते हैं ना, ये दिल धोखेबाज है, दगाबाज है और ये कब ना धड़कने की साजिश आपसे कर दे कुछ पता नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट पॉडकास्ट जिसका नाम है घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ घनश्याम। तो दिल से जुड़े हुए सारे डर आज हम दूर कर देंगे, ऐसी कोशिश है हमारी। और दिल धड़कता रहे, स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे, ये भी कोशिश रहेगी। आज इस दिल की मरम्मत की जाएगी और हमारे साथ जुड़ेंगे वो जिनका सालों का एक्सपीरियंस है, जो लगातार आयुर्वेद के जरिए हार्ट डिजीज, डायबिटीज, बीपी जैसी कई बीमारियों से लोगों को जीवन दान दे रहे हैं। और उनकी बड़ी कोशिश का नाम है माधव बाग। और माधव बाग के वो फाउंडर हैं। उनकी सोच 2006 में विकसित हुई और तब से लेके आज तक शानदार सफर तय कर रहा है माधव बाग। 300 से ज्यादा पूरे देश भर में क्लिनिक हैं, 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहां सारी सुविधाएं हैं। यानी कई लोगों की जिंदगी को लाइव करने का काम कर रहा है माधव बाग। और माधव बाग के फाउंडर मेंबर हमारे साथ बहुत दूर से आ जाए हैं। डॉक्टर रोहित साहनी, स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच घनश्याम जी। डॉक्टर रोहित, ये दिल का मामला बड़ा पेचीदा है। ये दिल बस में नहीं आता है और जब आता है तो फिर कैसे कैसे आता है आप जानते हैं। ये इतना दगाबाज क्यों हो गया है? नहीं, बिल्कुल दगाबाज नहीं है ये। अगर हम उससे दगाबाजी कर लेते हैं तो वो हमसे दगाबाजी कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्लियर डेज में समझो आज से 50-60 साल पहले हमारी कसरत
चलना बैठना उठना काफ़ी चीज़ें हुआ करती थी, हम खेतों में काम किया करते थे, उसके वजह से जो फिजिकल एक्टिविटी हुआ करती थी, एक्सरसाइजेस हुआ करते थे, उससे दिल की सेहत अच्छी रहा करती थी। खाने में भी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जो ज़्यादा तली हुई नहीं है, जो ज़्यादा नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, जो हमने खुद के खेतों में उसको उगाई है, ऐसी चीज़ें हमारी खाने में हुआ करती थी, जिसके वजह से वो भी दिल का ख्याल रखा करते थे। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और पहले साधारण 50 साल पहले हमारा स्ट्रेस फैक्टर जो था वो काफ़ी कम था। अच्छा। आज की जो अपनी हेक्टिक लाइफस्टाइल है, सारे काम के टारगेट्स जो हम लगा के बैठते हैं, तो उन टारगेट्स को हासिल करने में हम दिल से कब दगाबाजी कर बैठते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो ये 3 बेसिक कारणों के वजह से आज दिल की जो हमने अच्छी खासी हमने उसकी केयर लेनी चाहिए, वो केयर लेनी कहीं रह जाती है, और उसके वजह से कई बार हम ही दिल से दगाबाजी कर बैठते हैं, और फिर हम दिल पे हम ये बोझा डाल देते कि आपने हमसे दगाबाजी कर दी है, विच इज नॉट कंप्लीटली राइट। लेकिन डॉक्टर रोहित, अभी मैं कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, WHO की रिपोर्ट थी, वो ये बताती थी कि भाई देखिए, अगर दुनिया में 10 मौतें हो रही हैं तो उसमें जो प्रमुख कारण है वो सर हार्ट डिजीज का है। सच है सर ये बात? एब्सोल्युटली राइट, नो डाउट अबाउट इट। आज अगर हम देखेंगे पूरे दुनिया की ये बात है, सिर्फ भारत की बात नहीं है, तो पूरे दुनिया की बात है। आज मैक्सिमम डेथ्स जो होते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स ही होते हैं। एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज इन्वेजिव टेक्निक्स, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरीज, ये साधारण 1970 के दशक में भारत में आए हुए हैं, और तब से अगर देखेंगे तो तब से ये हार्ट अटैक से होने वाले मौत कम होने चाहिए थे। वो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, वो मौत की लेवल जो है हार्ट अटैक की वजह से वो बढ़ती चली जा रही है। नाउ इंडिया इज ऑलमोस्ट अ कैपिटल ऑफ हार्ट डिजीज फॉर द होल वर्ल्ड। पूरे दुनिया के सबसे ज्यादा मौत जो हार्ट अटैक से होते हैं वो भारत में होते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी अलार्मिंग साइन, और हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ तो करने की जरूरत है। सर किस किस चीज की कैपिटल बन रही है इंडिया? सर कैंसर वाले डॉक्टर आए थे तो वो कह रहे थे कैंसर की कैपिटल बन रही है, डायबिटीज वाले डॉक्टर साहब आए थे वो कह रहे थे डायबिटीज की कैपिटल, आप भी कह रहे हैं। तो इसके पीछे कारण एक ही है, वो रोग कोई भी हो, कारण एक होता है, वो मतलब इन्फ्लेमेशन। हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, एक प्रकार की ऐसी सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है जो शरीर को पसंद नहीं आती। वो जहां जहां पे जाएगी वहां 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 उस लेवल के वो रोग निर्माण करेगी। आज हमारे स्पीड को, जो हम अपने पूरे काम के स्पीड को जिस प्रकार से हम हैंडल करते हैं, बॉडी को वो स्पीड शायद पसंद नहीं आता। तो उस स्पीड से मैच करने के लिए हम जो गलत गलत चीजें और गलत गलत तरीके अपनाते हैं, वो बॉडी से कहीं मैच नहीं कर पाते। इस वजह से ये सारे रोग निर्माण होते हैं। एंड यू आर नॉट रॉन्ग कि आज ये सारे रोग बढ़ते हुए जा रहे हैं। आज भारत में अगर देखेंगे तो पॉपुलेशन भी ज्यादा है और उसमें होने वाले रोगों की ताकत भी ज्यादा है। तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज कि आगे जाकर के और भी 4-5 रोगों के बारे में अगर हम कैपिटल बन जाते हैं तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं रहेगी। तो सर फिर इसके हिसाब से लैंसेट की एक रिपोर्ट बताती है कि भाई जितने दुनिया भर में मामले हैं उसका 1/4 हिस्सा सिर्फ भारत में है, फिर तो ठीक बात है। एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि भारत में आज जो ये रोगों की ताकत बढ़ती चली जा रही है, दैट इज वेरी अलार्मिंग। अगर आप देखोगे तो टोटल कोरोनरी आर्टरी डिसीज, मतलब ब्लॉकेजेस जो अपने हार्ट के खून के नली में निर्माण हो जाते हैं, वो सारे ब्लॉकेजेस जो ज्यादा से ज्यादा बनते हैं, भारत में वो सबसे ज्यादा केसेस पाए जाते हैं। एज वेल जो ब्लॉकेज के लिए निर्माण होने के लिए जो डायबिटीज लगता है, ब्लड प्रेशर लगता है, ये रोगों के भी ज्यादा से ज्यादा रुग्ण आज भारत में पाए जाते हैं। सो ऑब्वियसली अगर रॉ मटेरियल ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली फिनिश्ड प्रोडक्ट भी ज्यादा ही बनेगा। तो अगर हमें ये फिनिश्ड प्रोडक्ट हार्ट डिसीज को हटाना है तो हमको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को भी इक्वली हटाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें एक साथ आती है और एक साथ जाती है। तो हमें अगर इन सबको रोकना है तो सबको एक साथ आकर के उसके खिलाफ हमें सबको काम करना पड़ेगा। लेकिन सर एक कंफ्यूजन होता है लोगों में, हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज एक ही है क्या सर? नो, हम तो हार्ट अटैक ही समझते हैं ना, हर चीज को हार्ट अटैक बोल देते हैं। यहीं पे सारा बड़ा मसला आता है, क्योंकि हार्ट अटैक ये हार्ट डिसीज के जर्नी में मिलने वाला एक स्टेशन है।
कई सारे ऐसे स्टेशंस होते हैं इस हार्ट डिसीज के जर्नी में, जब से कई बार शुरुआत हो जाती है एसिडिटी से भी शुरुआत हो सकती है, मोटापे से शुरुआत हो सकती है, कई बार अपने को सीने में कभी कभी जलन सी महसूस होती है, वैसी शुरुआत हो सकती है, कई बार एक पहले सिगरेट स्मोकिंग से शुरुआत हो सकती है, कई बार सिर्फ एक किसी एफरवेसेंट ड्रिंक को पी जाने की वजह से हो सकती है, तेल के तले हुए खाने के चीज़ के वजह से हो सकती है, कई सारी चीज़ों से इस जर्नी की शुरुआत हो सकती है। कई बार इस जर्नी पे जाते वक्त कई बार शुरुआत हार्ट अटैक से होती है और आगे हार्ट डिसीज़ होता है, कई बार हार्ट डिसीज़ से शुरुआत होती है, एंड में कभी कभी हार्ट अटैक आता है, कभी कभी हार्ट अटैक जर्नी के बीच में आते हुए दिखता है। लेकिन हार्ट अटैक और हार्ट डिसीज़ ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक तरह से समझ ले तो हार्ट अटैक मतलब क्या, तो मेरे हार्ट की खून की नलियां जो थी, उस खून के नली का जॉब प्रोफाइल था मेरे हार्ट को अच्छा खासा खून का सप्लाई भेजना। हार्ट जो बना है मसल्स से, ये मसल्स को अच्छा खासा खून का सप्लाई अगर 24 घंटे मिलता रहता है तो हार्ट खुश है। अगर इन खून की नलियों में जो हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाने वाली है, इन खून की नलियों में अगर खून सिकुड़ जाता है तो उसके वजह से वो खून का सप्लाई उस हार्ट के मसल को 6 घंटों तक नहीं पहुंचा, तो ये हार्ट का मसल वहीं के वहीं मृत घोषित हो जाएगा, इट वुड बी डेड। और ये पूरा 6 घंटों का जो खेल होता है जहाँ पे खून का सप्लाई हार्ट के मसल को नहीं पहुंचा और हार्ट का मसल डेड हो गया, तो ये पूरा जो किस्सा होता है ये होता है हार्ट अटैक का किस्सा। लेकिन इस हार्ट अटैक को निर्माण होने के लिए कई सालों से अंदर षड्यंत्र हो रहा था। एज वेल हार्ट अटैक होने के बाद वो हार्ट का मसल जो डेड हो जाएगा, डेड होने के बाद बाकी के हार्ट के मसल उस डेड मसल के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं उसके अनुसार आगे की जिंदगी तय होगी। तो ये पूरी जर्नी जो है ये हार्ट डिसीज की जर्नी है और उसमें एक पार्ट जो है वो हार्ट अटैक का पार्ट है। लेकिन सर इसी के साथ एक जो वोकैब्युलरी हम सुनते हो कार्डियक अरेस्ट है, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों अलग है क्या? क्योंकि सर मैंने देखा कार्डियक अरेस्ट वाले तो एकदम चले जाते हैं, थोड़ा समझाइए सर मुझको, दोनों में से खतरनाक कौन है? yes. जैसे अभी मैंने बताया कि हार्ट डिसीज एक जर्नी है, उसमें एक स्टेशन जो है वो हार्ट अटैक का है, तो उसका लास्ट स्टेशन जहां पे ट्रेन खत्म होती है वो होता है कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट। अब ये कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट मतलब क्या, तो वहां पे हार्ट बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहा था और एक स्पॉट ऐसे आ गया जहां पे हार्ट ने हाथ जोड़ दिए, वो बोल रहा है अब मैं इसके आगे खींच ही नहीं सकता हूं, मैं गिव अप कर रहा हूं, और वहां पे हार्ट बीट्स बंद हो जाते हैं एंड द हार्ट स्टॉप्स वर्किंग एंड दैट इज नथिंग एल्स बट कार्डियक अरेस्ट। तो आपके हार्ट के बीट्स जो है वो अरेस्ट में चले गए, अब वो बाहर नहीं निकलेंगे, वो उम्र कैद उनकी हो गई, तो वहीं पे उनको फांसी लग गई, तो वहीं पे वो खत्म हो गए। तो ये पूरी जर्नी जो है हार्ट डिसीज की जर्नी, इसमें एक स्पॉट छोटा सा स्टेशन होता है हार्ट अटैक। एवरी हार्ट अटैक शुड नॉट एंड इनटू कार्डियक अरेस्ट। कई बार लोगों के दिमाग में डर ये होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि हार्ट अटैक मतलब ही कार्डियक अरेस्ट है क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा कई बार देखा गया है कि हार्ट अटैक कई सारे आते हुए दिखाई देते हैं लेकिन कार्डियक अरेस्ट नहीं होता, और कई बार हार्ट अटैक आने है या नहीं ऐसे कई बार देखा जाता है कि साइलेंटली कभी कभी नींद में कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, ऐसे भी कई बार सिचुएशंस देखे गए हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत अलग है, एक दूसरे से कंबाइन करने की जरूरत नहीं। सर आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया डर, लेकिन कई बार सर डॉक्टर ही बहुत डरा देता है और कहता है कि भाई आप तो एटम बॉम्ब पे बैठे हो, फट जाएगा कभी भी, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये तो लास्ट है आपका। कई इस तरह के स्टेटमेंट सर ऑलमोस्ट पेशेंट्स कहते हैं कि हमको डॉक्टर देते हैं। कभी कभी गलती से हो जाता है। गलती से बताता हूँ। यूजुअली व्हाट हैपेंस इज डॉक्टर्स की ये गलती नहीं होती। यूजुअली ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जब कभी कोई सीरियस सिचुएशन सामने दिखाई पड़ती है तो जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं कि पेशेंट को किस प्रकार से ये बताना चाहिए जिसके वजह से उस पेशेंट के दिमाग में वो डर निर्माण ना हो, ये सॉफ्ट स्किल्स हर एक को सिखाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि डॉक्टर को भी वो डर रहता है अंदर से, जो वो डर बाहर निकल के आ जाता है। पर
बताने वाली बात ऐसी कि हार्ट डिसीज ये पूरा का पूरा किस्सा हार्ट रेट से जुड़ा हुआ है और डर ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है। तो नॉर्मली अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, वो एक स्टेशन पे पहुंचे हैं हार्ट अटैक के, तो हार्ट अटैक के स्टेशन पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है हार्ट रेट कम रखना। अगर डर जाते हैं तो हार्ट रेट बढ़ जाता है और हार्ट अटैक को काबू में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हर एक व्यक्ति ने दिमाग में शांति से रख देना है कि अगर हार्ट अटैक आता है तो ज़्यादा अपने को डरने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल सपोर्ट 101% आपको मिलेगा। तो हार्ट रेट को अगर शांत रखते हैं, मन को शांत रख करके, तो हार्ट अटैक से जूझना, हार्ट अटैक से लड़ना और हार्ट अटैक के विरुद्ध जीतना ये काफ़ी आसान हो सकता है। वैसे आज इस डर को आप भगाएंगे, इस जीत को आप दिलाएंगे, उपचार आप बताएंगे और माधव बाग को समझाएंगे। ये सारी बातें आज आपको करनी है हमारे साथ। लेकिन सर, मेरे व्यूवर कैसे समझें कि भाई मुझको अब हार्ट अटैक आने वाला है? भगवान ना करे मेरे किसी भी व्यूवर को ऐसी स्थिति हो, लेकिन अगर किसी को हार्ट अटैक आने वाला है तो कौन कौन से सिम्टम प्रायर लेवल पे आप डायग्नोस हो जाते हैं उनको? सिम्टम्स अगर हार्ट अटैक के देखेंगे तो एक सिम्टम ऐसा होता है जिसमें कोई सिम्टम ही नहीं होता। अरे कई बार ये साइलेंट हार्ट अटैक्स भी आजकल आते हुए दिखाई पड़ते हैं। कई बार नींद में हो जाते हैं, कई बार लोग चलते चलते गिर पड़ते हैं। तो ऐसे कई बार ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसमें सिम्टम ही नहीं होता। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम ध्यान में रखना है, जिसमें ईसीजी निकाल करके ऐसी सारी इन्वेस्टिगेशंस पे पता चल सकता है कि ये हार्ट अटैक हो रहा है। बट कई बार सिम्टम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीने में दर्द। अब सीने में दर्द, कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे हल्का हल्का सीने में दर्द हो रहा है, तो ये हार्ट से संबंधित है क्या? तो नहीं, ये हार्ट से संबंधित नहीं। लेकिन ऐसा दर्द जो हार्ट में या सीने में निर्माण हो गया है और लेफ्ट साइड के हाथ में वो रेडिएट हो रहा है, दर्द की इंटेंसिटी बढ़ते चली जा रही है, दर्द काफ़ी सारा रेडिएटिंग हो रहा है, वो दर्द की जो इंटेंसिटी शुरुआत में थी वो एंड तक जाते 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 काफ़ी लेवल तक बढ़ गई है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन आ रहा है, तो ये सबसे पहला सिम्टम होगा कि हार्ट अटैक की शुरुआत हो चुकी है। एक सेकेंड, अलॉन्ग विद द चेस्ट पेन, कई बार लोगों को ब्रेथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। कई बार चलते वक्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त या दौड़ते वक्त सांस लेना, सांस फूलने की तकलीफ हो जाती है। ऐसे भी कई सारे सिम्टम्स आते हैं। ये एक्यूट सिम्टम्स है। एक्यूट सिम्टम्स को 1-2 मिनट के लिए बाजू में रखेंगे तो क्रॉनिक सिम्टम्स, मतलब कई दिनों से चलते आने वाले सिम्टम्स भी दिखाई पड़ते हैं, जिसमें चेस्ट पेन थोड़ा थोड़ा रहता है लेकिन वो धीरे 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 बढ़ते चला जाता है। कई बार पैरों पे अपने को सूजन दिखाई पड़ती है, पीडल इडिमा जिसे हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं, वो सारी चीजें दिखाई पड़ती है कि पैर सूजे हुए दिखाई पड़ते हैं। कई बार पेशेंट्स को पेट में दर्द होना चालू हो जाता है, कभी सीने में जलन सी महसूस होनी चालू हो जाती है। ऐसे अलग अलग प्रकार के कई सारे सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। कई बार पेन सीने में होता है लेकिन रेडिएट पीठ में होता है। कभी कभी शुरुआत पेन जो होती है वो पीठ से शुरुआत होती है और फिर आगे सीने में आ जाता है। कई बार नाक में से खून आता है, कई बार खांसी में से खून आता है। ऐसे अलग अलग सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। कई बार अनकॉन्शियसनेस का सिम्टम आता है, कभी भी वो चक्कर जैसी चीज़ें हो सकती है। ऐसे अलग अलग सिम्टम्स दिखाई पड़ सकते हैं। मैं सबको यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको 1% भी अगर महसूस होता है कि ये हार्ट से संबंधित है, द बेस्ट वे इज टू गेट योर ईसीजी डन। एक ईसीजी से आपको पता चल सकता है ये अभी का दर्द ये हार्ट से संबंधित है भी या नहीं। लेकिन क्या सर ईसीजी की रिपोर्ट सही आने के बाद भी हार्ट अटैक का कोई चांस रहता है? 100%। हार्ट अटैक ये 1-2 सेकंड में भी चालू हो सकता है। मैंने 5 मिनट पहले जो ईसीजी करवाया था वो ईसीजी के टाइम तब हार्ट अटैक शुरुआत नहीं हुई थी और तभी मेरा ईसीजी पूरी तरह से नॉर्मल था, और 5 मिनटों के बाद भी अगर ये हार्ट अटैक चालू हो जाता है तो ईसीजी में चेंजेस आ सकते हैं। जिस टाइम हार्ट अटैक चल रहा है उस टाइम ईसीजी में दिखेगा ही। अगर हार्ट अटैक अभी चालू नहीं है तो मेरा ईसीजी नॉर्मल आ सकता है। तो इसका मतलब 5 मिनटों पहले मुझे हार्ट अटैक नहीं था इसलिए मुझे मेरा ईसीजी नॉर्मल था। दिस डजंट से दैट 5 मिनट के बाद हार्ट अटैक की शुरुआत नहीं हो सकती। सो ईसीजी इज ओनली फॉर दैट सेकंड, दैट मोमेंट, दैट मिनट दैट यू हैव डन दैट ईसीजी फॉर।
सर ये भी लोग कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर वालों को हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक आते कैसा है वो अगर समझ लेते हैं तो अपने को हाई बीपी का उसमें रोल पता चलेगा। हार्ट अटैक आते कैसा है, तो जैसे मैंने तभी बताया कि खून की नलियां हार्ट के मसल्स को खून का सप्लाई अच्छी खासी तरह से करती रहती है। इस खून के सप्लाई को भेजने वाली खून की नलियां जो है उसमें अगर खून सिकुड़ जाता है, चर्बी की बात नहीं कर रहा हूं मैं खून सिकुड़ जाता है, क्योंकि चर्बी वाले को वो ब्लॉकेज कहते हैं जिसको एंजियोग्राफी में देख के हम डरा रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ठीक तरह से समझना है, वो चर्बी के ब्लॉकेज के वजह से हार्ट अटैक नहीं आता। हार्ट अटैक जो आता है वो खून की गुत्थी के वजह से आता है, ब्लड क्लॉट की वजह से आता है। तो अगर ब्लड क्लॉट निर्माण हो जाता है अपने खून के नली में, तो वो ब्लड क्लॉट ब्लड को रोकने की क्षमता उसमें होती है। तो उस ब्लड क्लॉट ने ब्लड का बहाव उस खून के नली से रोक दिया, तो हार्ट के मसल को मिलने वाला खून का सप्लाई वहीं पे बंद हो जाता है और उसी के वजह से हार्ट अटैक की निर्माण हो जाती है। अब सवाल पड़ता है कि ये ब्लड क्लॉट वहां पे क्यों निर्माण हो गया, तो उसका भी जवाब बहुत सिंपल होता है। कई बार कई सारे रोग होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, एनीमिया है, डायबिटीज़ है, थायराइड के रोग होते हैं, कई सारे अलग अलग रोग होते हैं जिनमें अपनी खून की नलियां ब्रिटल हो जाती है, फटने के लायक हो जाती है, वो थोड़े से पतली हो जाती है अपनी खून की नलियां। अब ऐसे रोगों में अपनी खून की नलियां ये पतली हो गई है, फटने के लायक हो गई, और ऐसा होने के बावजूद अगर मैं स्ट्रेस लेना चालू कर देता हूँ, गुस्सा करना चालू कर देता हूँ, किसी प्रकार से मैं झगड़ा करना चालू कर देता हूँ, टेंशन स्ट्रेस लेता हूँ, तो मेरे शरीर में सारा का सारा ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है। अब इस बेचारी पतली खून की नली जो थी उसमें अगर इतना ब्लड प्रेशर सहन करने की ताकत होगी तो ठीक, अगर वो ब्लड प्रेशर एक लेवल के आगे अगर बढ़ गया और उस खून के नली के दीवारों में उतनी ताकत नहीं है ब्लड प्रेशर सहन करने की, तो वो ब्लड वेसल पूरी की पूरी वहीं पे रप्चर हो जाएगी, और रप्चर होने के बाद वहां पे तैयार हो जाएगा वो ब्लड क्लॉट। सो ब्लड प्रेशर और ब्लड क्लॉट ये दोनों पड़ोस में रहने वाले लोग हैं। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाता है, दैट कैन बी एन अलार्मिंग साइन के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। कई बार 70% से भी ज़्यादा लोगों में देखा जाता है कि हार्ट अटैक आने से पहले ब्लड प्रेशर काफ़ी दिनों से लगातार बढ़ता हुआ अपने को दिखाई पड़ता है। सो ब्लड प्रेशर बढ़ना इज़ एन अलार्मिंग साइन। अगर अपने को हार्ट डिसीज़ की हिस्ट्री है या जेनेटिक्स में मेरे माँ, पिताजी, भाई, बहन, चाचा, मौसी, नाना, नानी किसी ना किसी को हार्ट अटैक की शिकायत थी, और अब मेरा ब्लड प्रेशर अगर बढ़ते चला जा रहा है, दिस can be an alarming sign. We should not take it lightly. तो सर इस दिल को ट्रेन करने की आवश्यकता है क्या? 100% यू आर एब्सोल्युटली राइट, और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो एकदम से सही है। यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, हार्ट अटैक जब होता है, जैसे मैंने बताया कि ब्लड क्लॉट वहां पे तैयार हो गया और उस ब्लड क्लॉट ने हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई रोक दिया, तो ऐसा होने के बावजूद कुदरत ने एक बहुत ही सही सिस्टम निर्माण करके रखी हुई है जिसे हम कहते हैं कोरोनरी रिजर्व। कोरोनरी रिजर्व मतलब जैसे हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर जैसे चलाते हैं, उसे जैसे एक नॉर्मल पेट्रोल की टंकी होती है और उसी के साथ एक रिजर्व की टंकी होती है, वैसे ही अपने हार्ट को होता है। हार्ट को भी ये जैसी एक खून की नली थी जिससे हार्ट को ब्लड सप्लाई आ रहा था, वैसी एक रिजर्व की भी टांकी से होती है जिसमें से वो खुद ब खुद खून का सप्लाई उठा सकता है ऐसे क्राइसिस के टाइम। अब ये जो रिजर्व की टंकी है, इस रिजर्व के टंकी में भी पेट्रोल भरा के रखना ये जरूरी है। तो ये पेट्रोल जो भरेंगे इस रिजर्व की टंकी में, वो अपने को हार्ट को ट्रेन करा करके करना पड़ता है। सो ये हार्ट को ट्रेन कराना मतलब एक्सरसाइज करवाना। जितनी हम एक्सरसाइज अच्छी करेंगे और नियमित करेंगे, उसके वजह से ये कोरोनरी रिजर्व जो होती है, रिजर्व की टंकी, ये पूरी तरह से भरी हुई रहती है। और ट्रेनिंग की बात अगर आपने की है तो इसको और एक मेडिकल साइंस से समझाने की कोशिश करता हूं। यूजुअली होता क्या है कि जब भी कभी हार्ट अटैक आता है तो डर के मारे हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ना चालू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम दोनों बैठे हुए हैं तो बैठे होने के टाइम हमारा हार्ट रेट होना चाहिए 70 से 80 या 85 के बीच में। सो 70 टू 80 85 के बीच में अगर हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट है, वी आर एब्सोल्युटली साउंड एंड वी आर एब्सोल्युटली हेल्दी।
अगर बैठे बैठे ही हमारा हार्ट रेट अगर 100 के ऊपर है, दिस इज एन अलार्मिंग साइन। मेरे हार्ट को ज्यादा दिन खुश रहने का हक नहीं मिलने वाला अगर मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट 100 के ऊपर है तो। अब अगर समझो अंदर ये ब्लड क्लॉट निर्माण हो गया है और ब्लड क्लॉट निर्माण होने की वजह से हार्ट के मसल को खून का सप्लाई नहीं पहुंच रहा, तो बाकी के हार्ट के मसल हार्ट रेट और बढ़ा देते हैं ये बताने के लिए कि हमारे दोस्त को खून का सप्लाई नहीं पहुंच रहा, कुछ ना कुछ तो हेल्प भेजो। तो हेल्प भेजने के लिए वो हार्ट रेट इतना बढ़ा देते हैं। तो हार्ट रेट बढ़ाने के टाइम अगर उस हार्ट रेट को उतना स्पीड मैनेज नहीं हुआ तो हार्ट फेल होकर के कार्डियक अरेस्ट निर्माण हो सकता है। लेकिन अगर जैसे आपने बताया कि मैंने पहले से ही हार्ट को ट्रेन करके रखा होगा, मतलब जैसे फार्मूला 1 रेसर्स होते हैं उनको गाड़ी फास्ट चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे ही हमने अगर एक्सरसाइज से अपने हार्ट को हार्ट रेट की ट्रेनिंग दे दी कि हार्ट रेट बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, तो ऐसी ट्रेनिंग अगर मेरे हार्ट को है तो ऑब्वियसली द हार्ट विल बी एबल टू सस्टेन इतना बड़ा ऊपर गया हुआ हार्ट रेट एज वेल एज वो नीचे ला पाएंगे। मतलब हार्ट अटैक आने के बावजूद वो कार्डियक अरेस्ट में नहीं जाएंगे। ओके, तो जब ट्रेनिंग की बात करता हूँ, सिखाने की बात करता हूँ, तो फिर सर अब माधव बाग का जिक्र होना जरूरी है। Absolutely. माधव बाग कैसे ट्रेन करता है दिल को, दिल के मरीजों को, दिल की धड़कनों को काबू करने की कैसी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं माधव बाग? एब्सोल्युटली। तो फिर से मेडिकल टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग को मेडिकल भाषा में कहते हैं VO2 मैक्स। ओके, VO2 मैक्स मतलब V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, O2 स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, मैक्स मतलब मैक्सिमम। मतलब आपके हार्ट में कितनी आपने ट्रेनिंग करवाई है उस हार्ट को ऑक्सीजन खरीदने की। तो हार्ट जितना पावरफुल होगा उतना वो अच्छा ऑक्सीजन यूटिलाइज कर पाएगा। तो ये VO2 मैक्स यूजुअल हमारे उम्र में वो VO2 मैक्स यूजुअली होना चाहिए 35 के ऊपर। इन फीमेल्स वो होना चाहिए 30 के ऊपर, और अगर बच्चों में देखा जाए तो वो तो 45-50 से भी ऊपर हो सकता है। एथलीट्स में 50 के ऊपर भी देखा जाता है। लेकिन एज यूजुअल इंडिविजुअल्स अपना VO2 मैक्स होना चाहिए 35 या फीमेल्स में 30। अब इसका मतलब क्या होता है, तो अगर मेरा VO2 मैक्स 35 से भी ज्यादा है तो मेरा हार्ट कार्डियक अरेस्ट में नहीं जा सकता इतने इजीली। अगर मेरा VO2 मैक्स समझो 12 से कम है अपने उम्र में, तो मेरा हार्ट अटैक का दौरा सहन नहीं कर पाएगा। इट विल वेन ऑफ, इट विल डाई ऑफ। तो मेरा VO2 मैक्स जितना मैं बढ़ा दूं उतना मेरा हार्ट पावरफुल रहेगा हार्ट अटैक के खिलाफ लड़ने के लिए। माधव बाग का काम ये होता है कि जो आयुर्वेद में 5000 सालों पहले बता के रखी हुई सारी चीजें हैं, वो हम जब इम्प्लीमेंट करवाते हैं उसमें कई सारे अलग अलग दवाइयाँ होती है, डाइट होता है, एज वेल एज एक्सरसाइजेस होते हैं, आयुर्वेदिक पंचकर्म पद्धति होती है। ये सारी चीजों की वजह से उस हार्ट की मरम्मत करवाते हैं, और कई बार ब्लॉकेजेस होने के बावजूद वो हार्ट जो बेचारा सहन कर रहा है इतनी तकलीफें और आपकी मदद कर रहा है, तो वो ब्लॉकेजेस को कम करवाना एज वेल एज हार्ट की मरम्मत करवा करके हार्ट के मसल्स को अच्छा खासा खून का सप्लाई पहुंचाना, ये सारा VO2 मैक्स मार्कर होता है। और ये VO2 मैक्स बढ़ाने के लिए माधव बाग ने आज तक कई सारे पेशेंट्स को मदद करके रिसर्च पेपर्स, 150 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स हमने पब्लिश किए हुए हैं, जो ये बता देते हैं कि इन डिसीजेस को रिवर्स करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं, और VO2 मैक्स को बढ़ा करके हार्ट अटैक के खिलाफ खुद के हार्ट को मजबूत बनाना ये भी कोई डिफिकल्ट बात नहीं। तो माधव बाग एक विचार है। माधव बाग के क्लिनिक्स, माधव बाग के हॉस्पिटल्स जो होते हैं, इनमें पेशेंट को एक्चुअली ट्रेन किया जाता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपके डाइट में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, आपके एक्सरसाइजेस
डिसीजेस कौन से किस प्रकार से होनी चाहिए, इसके ऊपर नहीं होने चाहिए, इसके नीचे नहीं होने चाहिए, ये स्पेसिफिक एक लेवल माप करके दिया जाता है। एज वेल आयुर्वेद की जो सारी दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ जब मैंने MBBS किया है, जब मैंने फेलोशिप इन कार्डियक रिहैब अपोलो हॉस्पिटल से किया है, मैंने देखा है कि एलोपैथी की जो सारी दवाइयाँ हैं उनकी दवाइयों का बेस भी आयुर्वेद ही है। तो आयुर्वेदिक दवाइयों की जो पावर है वो अनइमेजिनेबल है। तो उन दवाइयों को अगर हम रोज के रोज अगर अपने रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा फायदा हार्ट के हेल्थ के लिए दिखाई पड़ सकता है। और सबसे बेहतरीन चीज होती है वो मतलब आयुर्वेदिक पंचकर्म पद्धति। जब कभी भी रोग एक लेवल के आगे बढ़ चुका है और पेशेंट को चलते वक्त, सीढ़ियां चढ़ते वक्त, दौड़ते वक्त तकलीफ हो रही है, वो 10 कदम भी चल नहीं पा रहे, उनको खाना नहाना उस टाइम पे भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, सांस फूल रही है, ऐसे टाइम पे मदद करता है आयुर्वेदिक पंचकर्म पद्धति, जो उस हार्ट डिसीज को रिवर्स करवाने के लिए और उस हार्ट के मसल को मजबूत करवाने के लिए काफी मदद कर सकता है। तो सर माधव बाग दिल की ट्रेनिंग तो कर रहा है, आप सिखा भी रहे हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए जब मरम्मत से काम ना चले, रिप्लेसमेंट करना हो, तो क्या आयुर्वेद पे और माधव बाग पे हम उतना रिलाय कर सकते हैं कि किसी आकस्मिक, किसी इमीडिएट कंडीशन में भी, अर्जेंसी में भी आप वैसा कर सकते हैं जो एलोपैथी करती है? अब दो चीजें हैं इसमें। एक है वो 6 घंटे हार्ट अटैक के 6 घंटे वो इमरजेंसी फेज होती है। उस इमरजेंसी फेज में मैं खुद कहना चाहूंगा कि वहां पे आयुर्वेद की जो ताकत है वो वहां पे आजमानी नहीं है। शुक्रिया सच बोलने के लिए सर। एब्सोल्युटली, बिकॉज माधव बाग का एम है हार्ट डिसीज फ्री इंडिया। मैंने जब मेरे खुद के पिताजी को हार्ट अटैक के वजह से गंवाया है तो 2004 में जब मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ था तो मेरे पास 2 ही ऑप्शंस थे, आइदर उस हॉस्पिटल पे, उस डॉक्टर पे गुस्सा निकालना, या तो फिर उस डिसीज पे, उस रोग पे गुस्सा निकालना जिसने मेरे पिताजी की ये दुर्दशा की थी। उस दिन से मैंने शपथ ली थी कि हार्ट डिसीज को नहीं छोड़ूंगा। वहां से मेरा युद्ध, मेरा वॉर शुरू हो गई उस हार्ट डिसीज के खिलाफ। तो मैं कभी भी पेशेंट का भला चाहूंगा, क्योंकि मैंने एक ही चीज मुझे करनी है, मुझे मेरे डैडी को सॉरी बोलना है कि मैं उनकी मदद नहीं कर पाया था, बाकियों की मदद जरूर करूंगा। तो पेशेंट से माधव बाग कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। पर सर अक्सर डॉक्टर को लेकर पेशेंट की यही शिकायत होती है कि डॉक्टर सच नहीं बोलते हैं। कभी कभी किसी से वो गलतियां हो जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं पेशेंट से यही कहूंगा कि उनको माफ कर दो, माफ करके आगे चलेंगे। कभी कभी गलतियां किसी से हो जाती है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर हार्ट अटैक के बारे में बात करें तो उस हार्ट अटैक के 6 घंटों के एपिसोड में वहां पे इमरजेंसी हेल्प होना बहुत जरूरी है। अच्छा। तो वो इमरजेंसी हेल्प 6 घंटों की अगर मिल करके हम उस रोग को कंट्रोल कर देते हैं तो वो कंट्रोल किया हुआ रोग आगे हार्ट को डैमेज नहीं करवाएगा। उस 6 घंटे के पहले आयुर्वेद अवेलेबल है, उस 6 घंटों के बाद आयुर्वेद अवेलेबल है, लेकिन वो 6 घंटों को मैनेज करने के लिए मॉडर्न मेडिसिन के जो नए नए इर्जाद किए हुए सारे एग्रेसिव मैकेनिज्म्स है कि जहाँ पे आईवी लगाना है, सारे के सारे जो कुछ दवाइयाँ जो है वो एग्रेसिव है, ये करना कोई भी गलत बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे झगड़ा आयुर्वेद और एलोपैथी में नहीं है, तो झगड़ा साइंस का हार्ट डिसीज के खिलाफ है। तो माधव बाग की जीत एलोपैथी और आयुर्वेद के झगड़े में नहीं होने वाली, माधव बाग की जीत तब होने वाली है जब मैं हार्ट डिसीज को अपने भारत से भगा दूंगा और पूरे भारत को हृदय रोग मुक्त बनाऊंगा, तब माधव बाग जीतेगा। तो सर दिल की धमनियों की ब्लॉकेज आयुर्वेद से खुल सकती है वो बिना ऑपरेशन के? Yes, there are several research papers that we have published कि जिसमें ये दिखा देते हैं कि आपके ब्लॉकेजेस 90-100% भी रहे तो भी you can reverse it with
नॉर्मल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लॉकेजेस निर्माण होने के लिए 5-6 साल लगते हैं, तो ये रिवर्स करने के लिए 5-6 महीने तो हमने देने हैं उसे। तो 5-6 महीनों की अपनी जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होती है, उस नॉर्मल ट्रीटमेंट में बिफोर की सीटी एंजियोग्राफी, बाद की सीटी एंजियोग्राफी, ये सामने सामने हम दिखा देते हैं कि पहले आपके ब्लॉकेजेस 90-100% के थे, अब वो 30-40% के हैं। आपने ऐसा ही फॉलो करते रहना है तो पूरी धमनियों को आप पूरी तरह से कंट्रोल में ला पाएंगे। तो ये नॉर्मली लोगों का हमेशा सवाल होता है कि मेरे ब्लॉकेजेस इसमें रिवर्स हो सकते हैं क्या? तो मैं सबको जवाब देना चाहूंगा, यस, दिस इज पॉसिबल। आप अगर मेरे YouTube पे अगर देखेंगे तो YouTube पे मेरे चैनल पे मैंने कई सारे ऐसे केस स्टडीज बताए हुए हैं कि 4-4, 5-5 महीनों के ट्रीटमेंट में पहले की सीटी एंजियोग्राफी में जो 90-100% के ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, वो बाद की सीटी एंजियो में 30-40% तक उतर जाते हैं। एज वेल कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारे ब्लॉकेजेस कैल्सिफाइड हो जाते हैं, कैल्शियम उसमें बस जाता है, जो एंजियोप्लास्टी करना भी मुश्किल हो जाता है वहां पे। ऐसे भी ब्लॉकेजेस की केस स्टडी मैंने दिखा के रखी हुई है जिसमें वो ब्लॉकेजेस रिवर्स होते हुए दिखाई पड़े हुए हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें डरने की तो बात बिल्कुल ही नहीं है। हमें ये ठीक तरह से समझना है कि ब्लॉकेजेस निर्माण करने के लिए जो हमने इतने सालों की गलतियां की थी, उन गलतियों को सुधारने का मन अगर हमने बना दिया है तो ये ब्लॉकेजेस हटाना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। लेकिन मेरे व्यूअर्स या आपको सुनने वाले सभी लोग डॉक्टर रोहित साहनी की बात पे, माधव बाग पे बिलीव क्यों करें सर? क्योंकि आप जैसा दावा करने वाले तो बहुत लोग हैं, कई ऐसी बातें कर रहे हैं, माधव बाग हम क्यों चुने? एकदम सिंपल सी बात है, यू आर एब्सोल्यूट राइट। कभी भी खुद के सेहत के बारे में चुनते वक्त किसी को भी पूरी इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। तो इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस, काफी सारी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिल गई तो इंटेलिजेंस निर्माण हो जाता है। तो मैं सबको यही बताना चाहूंगा कि पॉडकास्ट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या तो फिर हमारे पूरे सोशल मीडिया थ्रू आप कभी भी देख सकते हो कि कौन से केस स्टडीज हमने पब्लिश किए हुए हैं। एज वेल हमने जो रिसर्च पेपर्स होते हैं कि एलोपैथी के मॉडर्न जर्नल्स जो होते हैं, उसमें भी हमने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए हैं। 200, 400 पेशेंट्स को लेकर के हमने वो रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं। पेशेंट के अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे तो 17-18 हजार रिव्यूज है अपने वेबसाइट पे कि उन लोगों को कितने अच्छी तरह से उनको इंप्रूवमेंट मिली है। तो ऐसे बहुत सारे हमने एविडेंसेस बना के रखे हुए हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ये सारे एविडेंसेस पे भी ज्यादा विश्वास नहीं रखना है, तो खुद पे ज्यादा विश्वास रखना है। जो बंदा खुद पे विश्वास रखेगा वो ही खुद को जीत सकेगा। होता क्या है, कई बार लोगों को, आज तक कई लोग ऐसे होते हैं दावा करने वाले, हम दावा करने वालों में से नहीं है, हम काम करने वालों में से है। आप हमको 3 महीनों का समय दे दो, 3 महीने में आपको काम करा के दे देता हूं। आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा कि आज तक जो आपको चलते वक्त, सीढ़ियां चढ़ते वक्त, दौड़ते वक्त जो हाफना पड़ता था, वो हाफना कितना कम हो गया। जो आपको सीने में दर्द हुआ करता था, वो सीने में दर्द होना कितना कम हो गया। आपका वजन जो बढ़ा हुआ था उस हार्ट डिसीज के वजह से, वो कितना कम हो गया। आपकी शुगर जो बढ़ी हुई थी वो कितनी कम हो गई। आपका ब्लड प्रेशर जो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता था वो कितना कम हो गया। एंड दिस ऑल विल हैपन इन स्पाइट ऑफ रिड्यूसिंग डाउन द एलोपैथिक मेडिकेशंस। मतलब ये सारी अंग्रेजी दवाइयां कम कराने के बावजूद मैं ये दिखा दूंगा कि ये सारी तकलीफें कम हो जाती है। तो दावा करने वालों में से हम नहीं, हम कर्म करने वालों में से गारंटी देंगे आप? एब्सोल्युटली। हम अगर ये कर्म करके दिखा देते हैं तो कर्म करके दिखा दिए तो किसी को भी विश्वास निर्माण हो सकता है। सर, हार्ट अटैक की बात जब हम करते हैं और हार्ट डिजीज की बात करते हैं तो 2 चीजें मैंने सुनी है जो हालांकि मुझे तक जानकारी नहीं है। एक है बाईपास सर्जरी और एक है स्टंट डालना। सर, आयुर्वेद में क्या अलग है? वेरी ट्रू। सिंपल सी बात, एक एक करके सामने ले लेते हैं। सबसे पहला है एंजियोप्लास्टी, जिसको हम स्टेंट डाला करते हैं।
अब एंजियोप्लास्टी में अगर हम देखेंगे तो एंजियोप्लास्टी होती कैसे है, तो खून की नली जिसमें ब्लॉकेज होता है उस खून के नली में गाइड वायर डाली जाती है। और गाइड वायर जब इस खून के नली में डाली जाती है तो खून की नली पहले एकदम सिंपल सी ऐसी स्ट्रेट थी जिसमें खून का बहाव हुआ करता था। अब जहां पे ब्लॉकेज आ गया है तो हमने उसमें गाइड वायर डाल करके, उस गाइड वायर को एक बलून चिपका हुआ रहता है, वो बलून को हम फुलाने की कोशिश करते हैं। फुला करके उस ब्लॉकेज के हम दीवार पे ढकेलने की कोशिश करते हैं और खून के नली को बाहर की तरफ हम वहां पे प्रोट्रूजन निकाल के रख देते हैं, जिसे हम कई बार एन्यूरिज्म भी कहते हैं। तो खून के नली की दीवार को ही बाहर ढकल के रख दिया, जहां पे ब्लॉकेज आज भी वहीं पे है, वो चर्बी का माल जो अंदर था वो आज भी वहीं पे है। तो ब्लॉकेज निकालने की प्रोसीजर थी क्या एंजियोप्लास्टी? तो नहीं, ब्लॉकेज एंजियोप्लास्टी के बाद भी वहीं पे है, किसी ने भी ब्लॉकेज निकाल के हाथ में नहीं लाया है। तो अंदर जो ब्लॉकेज, जो चर्बी थी, वो मैंने दीवार पे उसको कंप्रेस करने की कोशिश की है। आइदर मैंने उस ब्लॉकेज मतलब चर्बी के माल को वहां पे स्प्रेड कर दिया है, या तो फिर मैंने उस खून के नली को ही बाहर की तरफ दीवार को ढकल करके दीवार को प्रोट्रूड करा दिया बाहर की तरफ। मतलब जिस माल को मैं निकालने गया था वो माल आज भी अंदर ही है। तो एंड में सिर्फ इतना समझ के लेना है, अगर हमें ब्लॉकेज को अंदर के अंदर की तरफ हमें वहां से साफ करना है तो डाइट और एक्सरसाइज, ये दोनों के सिवाय काम बिल्कुल नहीं हो सकता। और कई बार वो डाइट और एक्सरसाइज करने के लिए कई बार हार्ट में उतनी क्षमता ही नहीं होती, उतनी पावर ही नहीं होती, वहां पे आयुर्वेदिक दवाइयां और आयुर्वेदिक पंचकर्म का उपयोग होता है कि हार्ट को मैं पहले मरम्मत करवा के दे देता हूं, हार्ट पावरफुल करा के दे देता हूं, उसी में डाइट और एक्सरसाइज के आपको रिजिम दे दूंगा, जिसके वजह से आप ब्लॉकेज को हटाना चालू कर दोगे। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, ब्लॉकेज सिर्फ वही हटा सकता है जिसने ब्लॉकेज का निर्माण किया हुआ है, और तीसरे आदमी को अंदर जाकर के ब्लॉकेज हटाने की इजाजत ही नहीं है। तो अगर मैंने मेरे पास्ट लाइफ में गलतियां करके ब्लॉकेज निर्माण किए हैं तो मैं ही उस ब्लॉकेज को खुद के शरीर से हटा सकता हूं। तो ये हुई एंजियोप्लास्टी की बात, जिसमें स्टेंट डाला था वो प्रोट्रूजन करने के बाद। अब सेकंड आती है बाईपास सर्जरी। अब बाईपास सर्जरी में लोगों को लगता है कि जिस खून के नली में से खून का सप्लाई दौड़ना मुश्किल था और जहां पे ब्लॉकेज आ गया था वो खून की नली काट करके बाहर निकाल देंगे, तो ऐसा नहीं होता। वो खून की नली जो थी, वो खून के नली में जहां पे ब्लॉकेज था उसको सिर्फ हमने बाईपास करके वहां पे आप ही के पैर की खून की नली निकाली, आप ही के सीने की खून की नली निकाली, और एक ओर से मैंने दूसरे ओर को मैंने सिर्फ बाईपास हाईवे बना दिया। आज भी वो गांव जिसे मैंने बाईपास किया था वो वहीं पे है। तो ब्लॉकेज निकालने की प्रोसीजर नहीं है बाईपास सर्जरी। बाईपास मतलब उस ब्लॉकेज को बाईपास करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, खून के सप्लाई को। तो बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी गलत प्रोसीजर है क्या? तो बिल्कुल नहीं। बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर अच्छे हैं, इसमें कोई दो बात नहीं, लेकिन वो प्रोसीजर कराने के बाद ब्लॉकेज वहां से हट गया क्या? तो बिल्कुल नहीं। अगर आप ब्लॉकेज को हटाने के अगर इरादे से आए हुए हो तो ब्लॉकेज को हटाने के लिए आपने जिस प्रकार से ब्लॉकेजेस का निर्माण किया है उसी प्रकार से आपको ब्लॉकेज को हटाना पड़ेगा। तो चोर नॉर्मली जिस घर से अंदर आता है उसी रास्ते से वो चोरी करने के बाद घर के बाहर भी जाता है। तो अगर ब्लॉकेज हमारे खाने में से पैदा हुई वाली चीज है तो ब्लॉकेज गायब करने के लिए भी खाने से ही काम करवाना पड़ेगा। तो वो डाइट का जो पूरा प्लान होता है, कोई भी ब्लॉकेज का मरीज जब माधवबाग में आता है तो उसे हम एक 6 से 7 किलो वाला एक बॉक्स, एक डाइट किट, डाइट बॉक्स हम देते हैं, जिसमें पेशेंट का पूरे महीने भर का खाने का राशन होता है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना, चाय, सूप, एवरीथिंग इज देयर। पेशेंट को कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बॉक्स सिर्फ लेकर के जाना है घर पे। वही बॉक्स में जो खाने की चीजें रखी हुई है, सुबह का नाश्ता अलग है, दोपहर का खाना अलग है, ऐसे अलग अलग पैकिंग करके रखी हुई है, उतना निकाल करके उतना सिर्फ घर पे पका करके खाना है। टेस्ट भी खुद ही की रहेगी और बनाएंगे भी खुद ही। हम उनको वो सारी चीजें
इतनी आसान करा के दे देते हैं कि महीना 2 महीने में उनकी वजन को भी वो घटाना चालू कर देते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चालू कर देते हैं, इसके वजह से हार्ट रेट भी कंट्रोल में आ जाता है। तो पेशेंट को जो चलते वक्त, सीढ़ियां चढ़ते वक्त, दौड़ते वक्त जो हाफना पड़ता है, सीने में दर्द होता है, ये सारी चीजें कम होते हुए दिखाई पड़ती है। और सीटी एंजियो जो हम करते हैं, क्योंकि नॉर्मल एंजियोग्राफी जो करते हैं, उस नॉर्मल एंजियोग्राफी में जो ब्लॉकेज के परसेंटेज बताए जाते हैं, दे आर नॉट कंप्लीटली एक्यूरेट, वो थोड़े से यहाँ वहाँ होते रहते हैं। तो ये मुझे 19-20 पसंद नहीं, लेकिन सीटी एंजियोग्राफी में वॉल्यूमेट्रिक प्लाक असेसमेंट होता है, मतलब उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ, उसकी विड्थ, ये पूरा करके वॉल्यूम में बताते हैं ब्लॉकेज कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल 383 क्यूबिक मिलीमीटर, जैसे हम घर के जो हम गिनती करते कितने स्क्वायर फीट का घर है, वैसे ही ब्लॉकेज की भी गिनती हो सकती है क्यूबिक मिलीमीटर्स में। तो ये क्यूबिक मिलीमीटर्स बिफोर द थेरेपी और आफ्टर द थेरेपी सामने सामने सूर्य और जयद्रथ दिखा देता हूं कि ये आपके ब्लॉकेजेस पहले थे, ये ब्लॉकेजेस अब इतने कम हो गए हैं। तो ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, मदद सिर्फ लगेगी पेशेंट की तरफ से, क्योंकि चोर को अंदर भेजते रहे तो चोरी रोकना डिफिकल्ट है। चोर को आपने अंदर जाने से रोक दिया तो अंदर का जो छुपा हुआ माल है उसे बाहर निकालना काफी आसान हो सकता है। ठीक है, तो बीमारी को दबाना नहीं है, खत्म करना है। एब्सोल्युटली, यू आर पॉइंट ऑन टू इट। ठीक है, लेकिन डॉक्टर रोहित, आपने बोला कि एक्सरसाइज करनी है, तो कई बार हमें जो सुनने में मिलता है कि भाई वॉक करनी है हमको, और वॉक करने से हार्ट ठीक रहता है, लेकिन जो लोग जिम जाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, उनको भी वॉक करनी है या जिम से हो गया उनका? एब्सोल्युटली। अब अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग एक्सरसाइज के फॉर्मेट्स अपने को देने पड़ते हैं। अब एक्सरसाइज का फॉर्मेट कैसे तय होता है? तो एक यूजुअली एक स्ट्रेस टेस्ट या टीएमटी नाम की टेस्ट होती है, जिसमें बंदे को चलना होता है, और वो चलते वक्त हम उसका हार्ट रेट मैप करते हैं, और हार्ट रेट को मैप करते वक्त उसके ईसीजी के ऊपर से ये पता चलता है कि कौन से पॉइंट पे उसे कितना सप्लाई मिल रहा है। तो ये जब उसका एक गणित होता है, उस गणित के बेसिस पे हम आपको निकाल के दे सकते हैं कि आपने कितने मिनटों की एक्सरसाइज कितने हार्ट रेट की करनी है, कितने दिनों के लिए। तो ये पूरा साइंटिफिक गणित होता है, ये देखने के लिए कि आपके हार्ट को एक्सरसाइज कौन सी बेस्ट सूट होगी। एक बार ये गणित निर्माण हो गया कि आपका टोटल टारगेटेड हार्ट रेट कितना है और आपको जाना कौन से हार्ट रेट की तरफ है, ये गणित तय हो गया, तो उसके प्रकार की मैं आपकी एक्सरसाइज दे सकता हूं। किसी को वॉकिंग से काम हो सकता है, किसी को जॉगिंग से हो सकता है, किसी को स्प्रिंट से हो सकता है, किसी को स्विमिंग से हो सकता है, किसी को कुछ खेलने से हो सकता है, किसी को फुटबॉल से हो सकता है। तो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज ट्रेनिंग लगती है, क्योंकि सबका हार्ट एक सरी के प्रॉब्लम में नहीं होता, अलग अलग बंदा अलग अलग डिसीज के जर्नी में होता है। तो यूजुअली सबके लिए सेम बता देना कि आपने सिर्फ चलना है, इससे काम नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करते। तो ऐसे लोगों को मैं ये बताने की कोशिश करूंगा, एटलीस्ट कुछ नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट चलना तो चालू कर दो, उससे शरीर को थोड़ी एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है। तो हार्ट आपने 10% आपने उस हार्ट को मदद करनी चालू कर दी, बाकी 90% हम आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, नॉन वेजिटेरियन या फिर वेजिटेरियन, किसको ज्यादा खतरा है हार्ट अटैक का? ओके, रिसर्च का कहना है कि नॉन वेजिटेरियन फूड ईटर्स को ज्यादा खतरा होता है हार्ट अटैक का। ओके, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियंस को बिल्कुल खतरा नहीं होता हार्ट अटैक का, ऐसा नहीं है, क्योंकि फूड इज नॉट द ओनली पैरामीटर, नॉट द ओनली विलन इन दिस होल स्टोरी। फूड के साथ स्ट्रेस है, फिजिकल एक्टिविटी है, जो हमने जो पीछे के पूरे लाइफ में हमने जो खुद के साथ जुल्म किए हैं, ये सारी चीजें जो होती है ये फैक्टर करती है हार्ट अटैक को निर्माण करने के लिए। लेकिन नॉन वेजिटेरियन ईटर्स में ये देखा गया है कि रेड मीट ये जो होता है ये सबसे ज्यादा घातक होता है हार्ट अटैक को कारणीभूत के लिए। लेकिन
अब नॉन वेजिटेरियन फूड खाने की भी तरह होती है, कई बार लोग उसे ऑयल में फ्राई करके खा जाते हैं। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड अगर बॉईल करके खा लेते हैं तो टेस्ट में ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन नॉन वेज भी खाना है और हार्ट अटैक से भी दूर रहना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन नॉन वेजिटेरियन फूड में भी अगर फिश आप खाते हो तो खतरा कम रहता है। अगर आप चिकन खाते हो तो कम मतलब मॉडरेट खतरा होता है, लेकिन अगर आप मटन या पोर्क या ऐसी चीजें अगर खाते हो तो खतरा उतना ही गुने से बढ़ जाता है। अंडे में खतरा है सर? अंडे में खतरा बिल्कुल नहीं है। जैसे मछली में खतरा बहुत कम है, वैसे ही अंडा खाने की भी खतरा कम है। कई बार लोग डरते हैं अंडे को उस सफेद के साथ पीला खाने के लिए, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो मैं सबको यही बताना चाहता हूं कि कोलेस्ट्रॉल ये आपका दुश्मन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल ये आपका दोस्त है। ये पीला जो होता है ऐसा उसमें टिपिकल डर होता है कि ये अगर मैंने कोलेस्ट्रॉल खा लिया तो मेरी हार्ट की तो वाट लग जाएगी। इट इज नॉट ट्रू। कोलेस्ट्रॉल इज योर सेवियर। कई बार डर ये लगा हुआ होता है मेरा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर मैं सच बता दूं तो सबको अच्छी तरह से ये डर जो है दिमाग में से हट जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल ये अपने शरीर का सेवियर है। वो कैसे? तो हार्ट अटैक तैयार होने के लिए, हार्ट अटैक निर्माण होने के लिए, जैसे मैंने बताया था कि खून की नलियां जो होती है वो पतली हो गई होंगी, फटने के लायक हो गई होंगी, ब्रिटल हो गई होंगी, तो वो खून की नली ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से डैमेज होकर के रप्चर हो सकती है, तब हार्ट अटैक की शुरुआत हो जाती है। अब ये खून की नलियां जो पतली हो गई थी, वो पतली क्यों हो गई थी? क्योंकि उसके अंदर कई सारे डैमेजेस के वजह से गड्ढे निर्माण हो गए थे। जैसे अपने हाईवे पे कई सारे गड्ढे निर्माण हो जाते हैं, और हाईवे पे गड्ढे निर्माण होने के बाद वहां पे गवर्नमेंट जाकर के आइदर सीमेंट डाल देती है, टार डाल देती है, जिसके वजह से रास्ते को पूरा एकदम इवन करने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट। वैसी ही चीज अपने शरीर में भी होती है कि अपने शरीर में जो खून की नलियां हैं वो अपनी हाईवे है, और उस हाईवे में गड्ढे निर्माण हो गए। हमने टेंशन बहुत ले लिया, अल्कोहल ले लिया, सिगरेट स्मोकिंग ले लिया, या तो फिर ये सारे नॉन वेजिटेरियन फूड्स अगर है, ये सारी चीजों की वजह से वो खून की नलियों के अंदर गड्ढे निर्माण हो जाते हैं, और वो गड्ढों के वजह से अगर खून की नली फट गई तो हार्ट अटैक निर्माण हो सकता था। तो शरीर के पास उसका खुद का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, और ये सारे पतली खून की नलियों में गड्ढे जो निर्माण हो गए, उन गड्ढों को सील करने के लिए, पूरे रास्ते को अनइवन जो था उसको इवन करने के लिए शरीर के पास खुद का सीमेंट होता है। वो सीमेंट कौन है शरीर का? तो आपका कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल वहां पे आया था आपके पूरे खून के नली की मरम्मत करवाने के लिए। मरम्मत का काम चालू था, उसी में टाइम आपने एंजियोग्राफी करके देख ली, और वहां पे आपको कई स्पीड ब्रेकर और पड़ा हुआ सीमेंट यहां वहां दिखाई पड़ा, तो आपने उसको नाम दे दिया ब्लॉकेज का। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो वहां पे आया हुआ है, ये कोलेस्ट्रॉल आपका सेवियर है। वो तो एम्बुलेंस खड़ी थी आपके वहां पे, आपने समझ लिया कि एम्बुलेंस ने ही एक्सीडेंट कर दिया है। तो ठीक तरह से समझने की जरूरत है। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द विलन, कोलेस्ट्रॉल इज द हीरो। उस कोलेस्ट्रॉल को बुरा मत समझो। तो अंडा खाने में से जो कोलेस्ट्रॉल मिलता है उससे शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का सच ये है कि 80% कोलेस्ट्रॉल अपने खून में जो होता है वो आपका खुद का लिवर पैदा करता है, और खाने में से आप कुछ भी लोगे तो उसमें से 20% ही कोलेस्ट्रॉल आपके खून में शामिल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल को डरना बंद कर दें तो सबसे बेहतरीन हो सकता है। ठीक है सर। अंडे के बाद सर बात करते हैं दूध की, क्योंकि हम जब से छोटे थे हमारे माता पिता की पहली प्रायोरिटी हमको दूध पिलाने की थी, कभी प्यार से कभी मार से, लेकिन दूध पिलाया है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है सर दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स सर बहुत खतरा है दिल को इनसे। एब्सोल्युटली, यू आर वेरी वेरी राइट, इसमें कोई दो बात नहीं है।
होता क्या है, तो दूध से बनी हुई गाढ़ी चीज़ें जो होती है, दूध से कई सारी चीज़ें बनती है, जैसे दही, छाछ, लस्सी, चीज़, बटर, पनीर, गुलाब जाम, रसगुल्ले, पेड़ा, बर्फी, श्रीखंड, ये तो डेयरी आइटम्स हुई। उसी के साथ बेकरी आइटम्स भी होती है, जैसे ब्रेड, बिस्किट, खारी, टोस्ट, पाव, केक, पेस्ट्री, मिल्क शेक, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सारी जो बेकरी आइटम्स है, ये सारे आइटम्स जो है ये दूध से गाढ़ी जो बनती हुई सारी चीजें है। तो दूध में जो IGF फैक्टर होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर, ये काहे के लिए होता है, तो बॉडी को जितनी ग्रोथ मिल सके उतनी ग्रोथ दिलाने के लिए IGF फैक्टर होते हैं। तो बच्चों को दूध पिलाना इज नॉट रॉन्ग। ओके, बच्चों को जरूर दूध पिला सकते हैं क्योंकि उनको हमें ग्रोथ करवानी है। तो अगर मेरी अब उम्र साधारण 18, 19, 20, 21 की हो गई है और मेरी हड्डियों सारे फ्यूज हो गए और मेरी हाइट अब बढ़ना रुक गई है, और तभी भी मैं अगर दूध की सारी चीजें पी रहा हूं, तो हाइट तो बढ़ेगी नहीं, तो ब्रेड बढ़ेगी। तो अगर आपको आपका वजन बढ़ाना है तो दूध से बनी हुई सारी चीजें आप खा और पी सकते हो। लेकिन अगर वजन बढ़ने के वजह से आपके शरीर में ये सारे घातक प्रॉब्लम्स तैयार हो चुके हैं, तो अब समय आ गया है उस दूध को डिवोर्स देने का। उस दूध से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके शरीर में IGF फैक्टर कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉकेज के निर्माण में रिसर्च ने यह बताया हुआ है कि ब्लॉकेज के निर्माण में, डायबिटीज के निर्माण में, ब्लड प्रेशर के निर्माण में ये IGF फैक्टर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर ये रोग अपने शरीर में है तो दूध और दूध से बनने वाली डेयरी आइटम्स, बेकरी आइटम्स और चाय और कॉफी, ये सारी चीजें अपनी दुश्मन बन गई है अगर अपने शरीर में ये रोग ऑलरेडी निर्माण हो चुके हैं तो। ठीक है सर, अब एक सवाल, उसका जवाब यस और नो में मुझको चाहिए। जो मिथ है लोगों के दिल में उनको लेके, सर हार्ट अटैक केवल पुरुषों को होता है? नो। हार्ट अटैक केवल बड़ी उम्र के लोगों को होता है? नो। हार्ट अटैक सिर्फ मोटे लोगों को होता है? नो। और हार्ट अटैक का लक्षण हमेशा सीने में तेज दर्द होता है? नो। हार्ट अटैक होता है तो पेशेंट बेहोश हो जाता है? नॉट एवरी टाइम। हार्ट अटैक के बाद क्या हमेशा सर्जरी रिक्वायर्ड होती है? नॉट एट ऑल। धूम्रपान होने से सिर्फ कैंसर होता है, हार्ट अटैक नहीं होता है? धूम्रपान के वजह से कैंसर भी होता है, हार्ट अटैक भी होता है, सारी तकलीफें हो सकती है। पानी पीने से हार्ट अटैक होता है? नो। और हार्ट अटैक के बाद किसी भी पेशेंट को कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए? उस 6 घंटों में और उस 6 घंटों के बाद के 6 हफ्तों में, हार्ट अटैक के 6 घंटों में और हार्ट अटैक के बाद के 6 हफ्तों में फिजिकल एक्टिविटीज जितने कम कर दो उतने बेहतर। लेकिन उन 6 हफ्तों के बाद अच्छी खासी खुद को ट्रेनिंग फिर से दे करके फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ाना ऑलवेज गुड। कम टू द माधव बाग अगेन। सर माधव बाग की फैसिलिटीज को अगर अवेल करना है और किसी के पास अलग अलग कार्ड्स हैं जो फैसिलिटीज उनको मिलती है, तो सर कौन कौन सी सुविधाएं माधव बाग में है? माधव बाग में हर एक प्रकार की सुविधाएं हैं। अगर कोई बिलो द पॉवर्टी लाइन के कार्ड्स उनके पास है तो उनकी भी सुविधा अपने पास अवेलेबल है। एज वेल अगर किसी के पास इंश्योरेंस किसी ने करा के रखा हुआ है, वो भी फैसिलिटी अपने पास अवेलेबल है कि उनका कैशलेस पूरी की पूरी ट्रीटमेंट हो सकती है। कई बार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को उनकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो और एक आध महीने में वो भी अपने पास फैसिलिटी चालू हो जाएगी। तो सारे के सारे प्रकार के लोग जिनके पास पैसे हो या पैसे ना हो, सबके लिए माधव बाग के दरवाजे हमेशा खुले हैं, क्योंकि माधव बाग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा पेशेंट के शरीर में से रोग को बाहर खदेड़ के निकालना। पैसा इज नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे लिए पेशेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलना, सारे ट्रीटमेंट को, डाइट को, एक्सरसाइज को, पंचकर्म को, अगर वो पेशेंट हमें सपोर्ट दे देता है तो उस रोग को बाहर निकालना बहुत आसान हो सकता है। लेकिन सर ये घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट है, टाइम फ्रेम के साथ बात करता है। सर अगर किसी को हार्ट डिजीज है और वो आपके पास आता है तो उसको पैसे तो जो देने होंगे, कितने समय में आप सही कर देंगे सर? यूजुअली समय जो लगेगा वो 1 से 6 महीनों का समय लगता है, बेस्ड ऑन द
इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ द डिसीज। कई बार डिसीज कई सालों का होता है, कई बार बाईपास कराए रखे हुए होती है, कई बार एंजियोप्लास्टी कराई रखी होती है, उसके बाद भी फिर से तकलीफें हो जाती है, तो ऐसे केसेस में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर अभी अगर कोई तकलीफ हुई है तो अभी तकलीफ है, उसको रिवर्स करने के लिए कम समय लगता है। कई बार लोग होते हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, थायराइड है, कई सारे रोग हुए रखे हुए होते हैं, उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। जितने कम रोगों का लोड होगा उतना ही समय कम लगता है। सर 1 मिनट और है, तो उस 1 मिनट में टेक होम मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए। एक ही टेक होम मैसेज, अगर अपने हार्ट को मस्त स्वस्थ रखना है तो एक ही चीज करनी है, रोज सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा मिनिमम एक्सरसाइज। उतनी एक चीज अगर कर देते हो तो हार्ट को ट्रेन करना चालू कर देते हो हार्ट अटैक के खिलाफ लड़ने के लिए। हार्ट अटैक कब, किसे, कहां, कैसे आएगा कोई बता नहीं सकता, लेकिन उस हार्ट अटैक के खिलाफ लड़ने के लिए आपके पास खुद की, आपने पूरी की पूरी मिलिट्री बना के रखी होगी एक्सरसाइज के थ्रू, तो हार्ट अटैक आपके खिलाफ कभी जीत नहीं पाएगा। सर एक सवाल मेरा है, माधव बाग डायबिटीज ठीक कर रहा है, हार्ट डिजीज ठीक कर रहा है और दिल को कैसे दुरुस्त करना है ये सिखा रहा है। सर इतना अच्छा बोलना और मुस्कुराना भी सिखाता है क्या? मेरे हिसाब से कई बार पेशेंट्स का दुख जो होता है, कई बार पेशेंट्स की तकलीफें जो होती है, मैंने पिछले मेरे 25 साल के करियर में मैंने ये देखा है कि एक स्माइल पेशेंट के ये सारे तकलीफें कम करवा सकती है, उनकी शुगर कम करवा सकती है, उनका बीपी कम कर सकती है, सीने का दर्द गायब करवा सकती है। अगर इतने छोटी चीज से अगर ये सारी चीजें हो सकती है तो डॉक्टर को स्माइल करके अगर ये सारी चीजें इजीली हो सकती है तो क्यों ना करवाएं। सर आज का पॉडकास्ट जो भी देख रहे होंगे तो लोग सोचेंगे इतनी खतरनाक बीमारी और मेरे चेहरे से स्माइल ही नहीं जा रही है। ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी था सर। ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच। समय इतना ही है और मैं इस प्रॉमिस के साथ आपको विदा कर रहा हूं कि आप फिर दोबारा हमारे पॉडकास्ट में आएंगे। जरूर। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। तो फिर आज का ये पॉडकास्ट आपकी दिल की सेहत को दुरुस्त तो करता ही है, इस पूरे पॉडकास्ट को और माधव बाग को भी आपके दिल के करीब ले गया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। आपसे मुलाकातों का दौर चलता रहेगा। आप जानते ही हैं, घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और माधव बाग को लेकर जितनी भी जानकारी दी गई ये आपका विवेक है, आपकी बुद्धि है कि आप उसे कितना एक्सेप्ट करते हैं। ट्राई कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कोई और जानकारी चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। लगातार उसके बारे में जानकारी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल करना क्या है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और हाँ, ये वीडियो आपके लिए जितना जरूरी है उतना आपके अपनों के लिए भी जरूरी है, तो फिर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। बात दिल की है और मेरा दिल तो आपके साथ जुड़ा हुआ है और हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू।